सूबे में चुनावी समर शुरू हो चुका है और 90 सीटों में कई ऐसी सीटें मानी जाती हैं जो प्रतिष्ठा की सीट हैं सभी पार्टियों के लिए। करनाल भी उन्हीं सीट में से एक है और यहाँ अगर बात आईएनएलडी की करें तो आईएनएलडी की तरफ से प्रतिष्ठा को बचाने की जिम्मेवारी मनोज वधवा को दी गई है। मनोज वधवा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। वधवा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर और खासकर क्या क्या ऐसी बातें हैं कि जो जनता है करनाल की वो आपको चुने। देखिए, पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ से विधायक भी कांग्रेस से संबंधित हैं। जब हम जनता के बीच में जाते हैं कि पिछले 10 साल के दौरान करनाल विधानसभा के अंदर कितना विकास हुआ, कितने हमारे नौजवान युवा साथियों को रोजगार दिया गया, अगर जब हम इनका आकलन करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों हाथ हमारे खाली हैं। पिछले 10 साल के दौरान जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा को नंबर 1 बताया, तो आप करनाल की जनता के बीच में जाके पूछिए कि कितना उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बनाया या करनाल को नंबर 1 बनाया। क्योंकि जब नंबर 1 तो तभी बनेगा जब हरियाणा प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं सबका समान रूप से विकास हो। ना तो यहाँ समान रूप से विकास हुआ है और ना ही यहाँ समान रूप से रोजगार दिया गया है। करनाल के साथ भेदभाव हुआ है, सरकार आपकी आती है, जो यहाँ की जनता है वो आप पर भरोसा जताती है, क्या मिलेगा करनाल को? करनाल को बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए, मैं करनाल का चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ कि जिस तरीके से पिछले 48 साल हरियाणा बने हुए हैं उसमें करनाल विधानसभा के भी यहाँ से विधायक भी हर बार चुने गए हैं, लेकिन करनाल के हिस्से में कुछ भी नहीं आया है। आज विकास के मामले में अगर बात करें करनाल की, तो देखिए करनाल का विकास कोई सरकार के द्वारा कराया गया विकास नहीं है। यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो विकास करवाया है, क्योंकि जितना राजस्व के रूप में हमारे करनाल वासियों ने धनराशि हरियाणा सरकार को दी है उसका हमें 10% पैसा भी हमारे करनाल विधानसभा के ऊपर या करनाल जिला के अंदर नहीं लगा है। बाकी जब विपक्षी के तौर पे आप भी मुख्य विपक्षी के तौर पे रहे हैं, तो ऐसे में आप नहीं देखते कि कहीं ना कहीं आप भी इस बात को ठीक से नहीं उठा पाए कि करनाल का पैसा है करनाल के हित में नहीं लगता है? हमने हर मोर्चे पे पिछले 10 साल के दौरान आवाज़ उठाई है। भले महंगाई का मुद्दा हो, भले विकास का मुद्दा हो, भले कानून व्यवस्था के चरमराने का मुद्दा हो, कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ हम लोग चले हैं। और पिछले 10 साल से ये आपको नतीजा इसका अभी जो ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आपको पता लग जाएगा कि इनेलो की सरकार बनने जा रही है। और अगर हमने मुद्दे ना उठाए होते हमारे तरफ ध्यान कैसे जाता है जनता का। लेकिन वधवा साहब, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो लगातार कहती है कि आप सरकार बनाएंगे कैसे। जिन्हें आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं वो तो जेल में हैं, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, चुनाव बिल्कुल लड़ सकते हैं वो। किसने कहा आपको चुनाव नहीं लड़ सकते? चुनाव लड़ सकते हैं वो, लेकिन नैतिकता के नाते वो चुनाव ना लड़ें वो बात अलग है। क्योंकि देखिए, सभी आज हरियाणा प्रदेश का क्या हिंदुस्तान का बच्चा ये जान गया कि कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार से षड्यंत्र रच के हमारे सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, भाई अजय सिंह चौटाला जी को, चौधरी शेर सिंह बड़शामी जी को षड्यंत्र के तहत उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला सुरक्षित है और निश्चित तौर पे हमारा ये दावा है कि हमें न्याय मिलेगा और निश्चित तौर पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला व हमारे भाई साहब अजय चौटाला जी, चौधरी शेर सिंह बड़शामी जी बिल्कुल दोष मुक्त होके बरी होके आएंगे और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही बनेंगे। चौटाला साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल ये है कि चलिए सरकार आपकी आती है, करनाल की जनता आप पर भरोसा जताती है, क्या प्राथमिकता है करनाल के लिए आपकी? देखिए,
पिछले 10 साल से क्या, पिछले 48 साल के अंदर जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की इनेलो की सरकार थी तब तो करनाल का विकास हुआ था। मैं आपको 150 काम तो ऐसे गिनती करवा सकता हूँ कि जो मुझे याद है। और बाकी रही मेरी बात, अगर मुझे करनाल की जनता अपना विधायक चुनती है तो सबसे पहले तो जो हमारे करनाल विधानसभा के जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको 100% जो उनके हिस्से का रोजगार बनेगा वो दिलवाने का काम करूँगा। किस तरह से दिलाएंगे, क्या कुछ रणनीति है उसके लिए, क्या आपने कोई प्लान बनाया है, किस तरह से रोजगार पैदा किया जाएगा, युवाओं को नौकरी दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए अगर सरकार इनेलो की बनेगी तो हम करनाल ज़िला एक कृषि प्रधान ज़िला है। यहाँ पे चावल की खेती बहुत अच्छी खेती होती है और यहाँ का चावल पूरे विश्व के अंदर एक्सपोर्ट होता है। तो हम एक चावल राइस हब बनाने का काम करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का बहुत अच्छा स्कोप है, यहाँ पे इंडस्ट्री है। हम उस इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए पॉलिसियाँ इस तरीके की बनाएंगे ताकि वो लोग, उनके उद्योग धंधे तरक्की करें। और यहाँ पर आईटी हब बनाने का काम करेंगे। इन हमारी सरकार के अंदर हवाई अड्डे की अनाउंसमेंट हुई थी पिछली सरकार के अंदर, लेकिन इन्होंने 10 साल के अंदर उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अपनी सरकार आने पे हम उस हवाई अड्डे को भी बनवाएंगे ताकि यहाँ पे हम आईटी हब बना सकें। और जो हमारे करनाल के युवा साथी हैं, जो जैसा कि आपने पूछा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़गार का उसमें सृजन करके उनको रोज़गार दिलवाने का काम करेंगे। उनके हर काम में उनका सहयोग करूंगा और सरकार से करनाल को सुंदर बनाने के लिए, करनाल को एक स्वच्छ करनाल बनाने के लिए उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ मैं सहयोग करूंगा। एक मुकाबले की बात करें, किससे मुकाबला मानते हैं? बीजेपी से मुकाबला मानते हैं? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर बड़ी उम्मीद के साथ उन्हें बीजेपी ने यहाँ भेजा है। देखिए, आप करनाल की जनता से पूछेंगे या कांग्रेस के नेताओं से पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि हमारा मुकाबला मनोज वधवा से है, इनेलो से है। अगर बीजेपी वालों से पूछते हैं वो भी कहते हैं हमारा मुकाबला मनोज वधवा इनेलो से है। अगर आप किसी और पार्टी से आज़ाद उम्मीदवार से पूछते हैं वो भी कहता है मेरा मनोज वधवा से मुकाबला है। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा मेरा मुकाबला है किसके साथ। हालांकि मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि करनाल की जनता ने मन बना लिया है। जिस तरीके से उनका प्यार, स्नेह, सहयोग मिल रहा है तो निश्चित तौर पे करनाल की जनता इस बार अपने मनोज को विधानसभा में भेजने का काम करेगी ये, और जीत सुनिश्चित है। तो मुकाबले वाली कोई बात ही नहीं है। मुकाबला बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित हैं कि मोदी सेंटर में है। वो लोगों को यही बात कह रहे हैं कि भाई सरकार हमारी केंद्र में है तो राज्य में बनेगी तो राज्य का भला होगा। अब वो घर में खुश होते रहे तो उनको क्या करें हम, कुछ नहीं कह सकते। उसका नतीजा आपने देखा कि 4 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उन्होंने एक स्लोगन का नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आप करनाल की क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता से पूछिए कि अच्छे दिन आए हैं क्या। अगर अच्छे दिन आते तो आप देखो जिस तरीके से उपचुनावों के नतीजे आए हैं, आप अपने आप ही देख लीजिए उसमें बीजेपी की क्या दशा हुई है। और देखिए, लोकसभा के और या देश के और प्रदेश के दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। आप देखिए पिछला चुनाव याद कीजिए, पिछली बार हमारी एमपी की एक भी सीट नहीं आई थी। लोग कहते थे कि जो पिछली बार 9 सीटें आई थी वो भी रिपीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी ने 32 सीटें, हमारे गठबंधन या अकाली दल के साथ मिलके जो 32 सीटें हमने जीती थी, इस बार तो हमारी 2 सीटें आ गई हैं। तो अपने आप ही देख लो, कम से कम 70 सीटें आएंगी हमारी इस बार। और बाकी रही इनकी सरकार बनने की बात, वहीं घर में खुश होते रहे तो होने दो, हम क्या कह सकते हैं। जी, तो ये थे मनोज वधवा जो करनाल से एनएलडी के उम्मीदवार हैं। उनका साफ कहना है कि दावे भले ही चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस ने जिस तरह की बात करी है, कांग्रेस ने विकास किया नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से अगर जनता भरोसा जताती है उनके ऊपर तो जो करनाल के विकास उनकी प्राथमिकता में है। युवाओं के लिए रोज़गार की बात उनके लिए जहन में है, और सबसे बड़ी बात चाहे वो सफाई व्यवस्था की हो या दूसरे कामों की, वो पूरी तरह से करनाल की जनता के लिए करेंगे
और साथ ही एनएलडी की सरकार आने पर जो करनाल अब तक विकास के मामले में पिछड़ा रहा है वो स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारा हल्के में जायजा ले रहे हैं करनाल विधानसभा क्षेत्र का सेक्टर 13 में हम खड़े हैं। वहाँ कुछ लोग हैं सेक्टर 13 के, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, करनाल की बात करें, क्या कुछ बुनियादी मुश्किलें हैं जिनको जहन में रखते हुए इस बार आप वोट करने जा रहे हैं? मुश्किलें तो यही हैं जी, अभी तक जो यहाँ की विधायिका है 10 साल के अंदर उन्होंने यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं किया। वोट तो मांगे थे उन्होंने अच्छा करने के लिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, किया कुछ नहीं है। जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि अब की बार उनको वोट ना डाल के जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ करनाल से, मनोज वधवा जी को वोट देंगे जी। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, स्वभाव से भी अच्छे हैं, काम करने की उनके अंदर लगन भी है। तो इसलिए हमारी सोच तो यही है कि अब की बार मनोज वधवा जी को ही वोट दें। और एक नौजवान हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उम्मीदवार इस बार एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में करनाल की स्थिति की बात करें तो किस तरह का उम्मीदवार करनाल की जनता के लिए बेहतर रहेगा? सर, अगर करनाल की बात करें तो हमारे यहाँ पर 3 पार्टियाँ गिनी जाती हैं, वन ऑफ द कांग्रेस, एक बीजेपी और इनेलो। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लास्ट 10 साल से ऑलरेडी कांग्रेस से विधायिका यहाँ रह चुकी है और लोगों को पता है यहाँ क्या विकास हुआ है, क्या रोजगार हुआ है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके ऊपर। अब उसके ऊपर बात करें हम बीजेपी कैंडिडेट की देखो सर, एमपी का मुद्दा एक अलग था, एमएलए का मुद्दा एक अलग चीज़ था। बीजेपी ने यहाँ से हमारे यहाँ जो भारी कैंडिडेट रोहतक का उतारा है, वो क्या लोगों की परेशानियों को समझेगा और क्या लोगों की मुसीबतों को समझेगा। उसके बाद रहे अब तीसरे कैंडिडेट, अगर हम मनोज वधवा जी की बात करें, मनोज वधवा जी एक यूथ हैं जो सबसे पहले युवाओं की प्रॉब्लम्स को, रोजगार को समझेंगे। व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, व्यापारियों का मुद्दा समझेंगे। उनको एक लोकल होने के बावजूद लोकल समस्याओं से अवगत हैं, वो क्या क्या परेशानियां हैं। इसलिए जो हमारा जो मुद्दा है, जो हमारे ग्रुप का पूरा सिस्टम है, वो सारा मनोज वधवा जी के साथ सपोर्ट है जी। तो यहाँ कहना है कि दरअसल जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो बाहरी हैं, इसलिए जनता उन पर कम भरोसा करेगी। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पर पहले ही 10 साल से भरोसा जता चुकी है। अब मनोज वधवा के समर्थक हैं, उनका कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारे हल्के के जरिए और कई पहलुओं से अवगत कराएंगे आपको करनाल विधानसभा क्षेत्र के। आप बने रहिए हमारे साथ।